इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे पत्थर के सफर पर निकलने वाले हैं जिसने न जाने कितने एब्सोल्यूट एम्पायर्स को बनते और मिट्टी में मिलते देखा है। ये सिर्फ एक चमकता हीरा नहीं है, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता सबूत है जिसने दर्जनों ताकतवर सुल्तानों और राजाओं की सत्ता को हिलाकर रख दिया। तो चलिए सीधे इस कहानी में डाइव इन करते हैं। आखिर वो कौन सी ऐसी एक अकेली चीज है जिसने सदियों तक बड़े बड़े और ताकतवर साम्राज्यों का उत्थान और पतन तय किया। ये इतिहास की सबसे खूनी और फियर्सली कंटेस्टेड रिले रेस की कहानी है। एक ऐसी चीज जिसे पाने के लिए अपनों ने ही अपनों का खून बहाया। वफा बेगम के इस हैरान कर देने वाले कोट पर जरा गौर कीजिए। उन्होंने इस हीरे की स्टैगरिंग फाइनेंशियल और पौराणिक कीमत बताते हुए एक बार कहा था कि अगर 4 ताकतवर पहलवान चारों दिशाओं में एक एक पत्थर फेंकें और 5वां पत्थर सीधे आकाश की तरफ उछालें और उस पूरे खाली स्पेस को बिल्कुल खालिस सोने से भर दिया जाए, तब भी वो पूरा सोना कोहिनूर की कीमत के बराबर नहीं हो सकता। ये इलिस्ट्रेट करता है कि उस आर्टिफैक्ट की वैल्यू उस दौर में कितनी अनइमेजिनेबल थी। और इसकी ये अहमियत शुरू कहां से हुई? ये 793 का आंकड़ा इस हीरे का शुरुआती मैसिव वजन था। जब इसे 13वीं सेंचुरी में भारत की कोल्लूर खदानों से निकाला गया था, तब यह 793 कैरेट का एक विशाल और चमकता हुआ पत्थर था। काकतिया वंश के राजाओं ने इसकी चमक से इतना प्रभावित होकर इस विशाल हीरे को अपनी कुलदेवी मां भद्रकाली की बाईं आंख में स्थापित करवा दिया था। लेकिन ये हीरा एक जगह कहां रुकने वाला था? थोड़ा क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ते हैं। 13वीं सेंचुरी से शुरू हुई इस टाइमलाइन पर गौर करें तो समझ आएगा कि ये हीरा कितनी तेजी से और कितने क्योटिक तरीके से हाथ बदलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद ये दिल्ली सुल्तानेत में आया। वहां से तुगलक, फिर मालवा, फिर ग्वालियर के राजाओं से होते हुए 1526 तक ये खून खराबे के बीच पहले मुगल सम्राट बाबर के हाथों में आ गया। जो भी युद्ध जीतता वो सीधे हीरे को लूट लेता। बाबर ने जब इस विशाल हीरे को देखा तो उसने इसे अपनी आत्मकथा बाबरनामा में दर्ज किया। और उसने क्या डॉक्यूमेंट किया? उसने लिखा कि इस हीरे की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे बेचकर पूरी दुनिया की आबादी को एक दिन का पूरा खाना खिलाया जा सकता है। जरा सोचिए, उन कॉन्करर्स की नजरों में इसकी चमक से कहीं ज्यादा इसकी बेहिसाब कीमत मायने रखती थी। अब यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि यहीं से इस हीरे के साथ एक बेहद खौफनाक श्राप जुड़ गया, एक टेरिफाइंग कर्स। कहा जाने लगा कि जो पुरुष शासक इसे पोजेस करेगा वो तबाह हो जाएगा। देखिए, बाबर का आखिरी वक्त टर्मोइल में बीता। हुमायूं को अपना साम्राज्य खोना पड़ा और शाहजहां, जिन्होंने इसे बड़े शौक से अपने पीकॉक थ्रोन में लगवाया था, उन्हें उनके ही बेटे ने उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर के पास हीरा कभी नहीं रहा और वो इतिहास के सबसे सफल शासक साबित हुए। इसके बाद सम्राट औरंगजेब का दौर आया। उन्होंने इस मैग्निफिसेंट हीरे को और भी चमकदार बनवाने का सोचा और उसके लिए एक मशहूर लेकिन अनारी जौहरी को हायर कर लिया। और ये जो 186 का आंकड़ा है ना, वो उसी की क्लमजीनेस का नतीजा है। उसने तराशने के चक्कर में ऐसी भूल की कि 793 कैरेट का वो विशाल हीरा लिटरली बुचर होकर सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। औरंगजेब इस बात पर इतना आग बबूला हुआ कि उसने उस जौहरी पर भारी जुर्माना लगा दिया। वक्त बीता और मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। तब ईरान के कॉन्करर नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसे पता चला कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने हीरे को डर के मारे अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। तब नादिर शाह ने एक बिल्कुल सिनेमैटिक ट्रिक खेली। उसने जीत के बाद पीस सेलिब्रेट करने का दिखावा करते हुए प्रथा के अनुसार पगड़ी बदलने का प्रस्ताव रख दिया। अब बादशाह मना तो कर नहीं सकते थे। जैसे ही रंगीला ने अपनी पगड़ी उतारी, उसके अंदर छुपा वो बेशकीमती हीरा सीधे जमीन पर आ गिरा। और जैसे ही वो चमकता हुआ पत्थर जमीन पर गिरा, उसकी ऐसी रोशनी फैली कि एकदम मेस्मराइज्ड होकर नादिर शाह के मुंह से बेसाख्ता एक पर्शियन फ्रेज निकल पड़ा, कोहिनूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़, यानी माउंटेन ऑफ लाइट। और बस उस एग्जैक्ट मोमेंट से उस हीरे को वो लेजेंडरी आधुनिक नाम मिल गया जिसे हम आज जानते हैं। पर वो कर्स वो नादिर शाह का भी पीछा कर रहा था। 1739 से आगे की टाइमलाइन देखें तो नादिर शाह ने कोहिनूर को अपने पास रखा और 1747 आते आते उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया। वो इनसेन हो गया और अंत में उसके अपने ही गार्ड्स ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ये हीरा अहमद शाह दुरानी के पास अफगानिस्तान चला गया और फिर अर्ली 1800s में आपसी ब्लडशेड से बचने के लिए शाह शुजा इस हीरे को छुपाकर लाहौर भाग आया। तो सदियों बाद हीरे की वापसी भारत में कैसे हुई, इसका लॉजिक बड़ा फैसिनेटिंग है।
लाहौर में सिख एम्परर महाराजा रंजीत सिंह ने शाह सुजा को न सिर्फ दुश्मनों से बचाया बल्कि उसे प्रिजन से भी आज़ाद करवाया। इस इमेंस ग्रैटिट्यूड के चलते शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम ने एक स्टनिंग गिफ्ट के तौर पर वही कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह को भेंट कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह के लिए यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये पूरे सिख साम्राज्य के अल्टीमेट प्राइड और पावर का सिंबल बन गया। उन्होंने इसे पहनकर मेजर बैटल्स जीती। वो एनवीएस ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने इसे बड़े फक्र से फ्लॉन्ट करते थे। दिवाली और दुशहरा पर इसे पब्लिकली पहनते थे। पर एक दिलचस्प बात यह है कि अपनी मौत से पहले उन्होंने इस हीरे को एक मंदिर को दान करने की विश भी जाहिर की थी। लेकिन कोहिनूर का वो कर्ज कहाँ खत्म हुआ था? एक तरफ महाराजा रंजीत सिंह का पीक और ग्लोरियस दौर था और दूसरी तरफ उनकी मौत के तुरंत बाद आई डेविस्टेटिंग केओस और ब्लडशेड। लगातार साजिशों ने सब खत्म कर दिया। हालात ये हो गए कि महान सिख एम्पायर का आखिरी उत्तराधिकारी बचा मात्र 5 साल का एक छोटा बच्चा दुलीप सिंह। श्राप बिल्कुल एक्टिव था। सो यहाँ क्रूशल पॉइंट यह है कि जब साम्राज्य पूरी तरह असहाय था तो ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ लाहौर के जरिए उसे हाईजैक कर लिया। उन्होंने उस 5 साल के नन्हे राजा पर साल की मात्रा 50,000 पाउंड की एक पेल्ट्री पेंशन फोर्स कर दी और हीरा और पंजाब दोनों अपने कब्जे में ले लिया। यहां से शुरू होती है हीरे की पेरिलस ओशन जर्नी। लॉर्ड डलहौजी ने इसे कॉन्फिस्केट किया और 1850 में सीक्रेटली ब्रिटेन भेज दिया। रास्ते में जहाज एक मैसिव समुद्री तूफान में फंसा और उसने बैरली सर्वाइव किया। पर सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कि जब इसे लंदन के क्रिस्टल पैलेस में आम जनता को दिखाया गया तो लोग उतने इंप्रेस नहीं हुए। ब्रिटिश पब्लिक को ये टेक्निकली थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा। जनता की इस निराशा के बाद आती हैं क्वीन विक्टोरिया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि हीरे को यूरोपियन टेस्ट्स और उनके रॉयल क्राउन के हिसाब से दोबारा रीकट किया जाए। और इस ड्रामेटिक रिडक्शन को विजुअली ट्रैक करें तो तराशने के बाद ये घटकर मात्र 105.6 कैरेट का रह गया। आज ये हीरा हमें इसी साइज और शेप में मिलता है। अब ये देखिए द ब्रिटिश लूप होल। ये सीरियसली माइंड ब्लोइंग है। ब्रिटिश रॉयल्टीज एंशिएंट श्राप को लेकर इतना सीरियसली डरी हुई थी। उन्हें पता था कि हीरे ने किंग्स को सिर्फ डेथ और मैडनेस दी है, तो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया कि कोहिनूर एक्सक्लूसिवली सिर्फ फीमेल रॉयल्स ही पहनेंगी ताकि इस श्राप के असर से पूरी तरह बचा जा सके। आज तक लगातार ये नियम लागू हैं। चलिए अब हिस्ट्री से निकलकर डायरेक्टली आज की कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स पर आते हैं। आज कोहिनूर के रिपैट्रिएशन को लेकर 4 देश डिमांडिंग पोजीशन में हैं: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। सबका हिस्टोरिकली क्लेम बनता है, लेकिन इसके खिलाफ यूके का ऑफिशियल स्टैंस बिल्कुल स्ट्रिक्टली नॉन नेगोशिएबल है। उनका क्लियर कहना है कि उन्होंने इस हीरे को लीगली ट्रीटी ऑफ लाहौर के थ्रू अक्वायर किया था। और ये क्रोनोलॉजी ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है भारत के लगातार एफर्ट्स को। 1947 में आज़ादी के बाद सबसे पहला क्लेम आया, फिर साल 2000 में इंडियन एमपीज ने मिलकर एक पेटिशन साइन की। 2015 में शशि थरूर की उस चर्चित ऑक्सफोर्ड स्पीच ने इसे एक नई आग दी और फिर 2016 में एक एनजीओ ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। लेकिन यहां एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। 2016 की उस सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे सॉलिसिटर जनरल ने ऑफिशियली स्टेट किया कि हीरे को अंग्रेजों द्वारा चुराया नहीं गया था, बल्कि इसे ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत एक्वायर किया गया था। एक तरह से उन्होंने चोरी के क्लेम्स को अपने ही आधिकारिक बयान से डिसमिस कर दिया। इसने पूरी डिबेट को ही एक नया एंगल दे दिया। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक अत्यंत गहरे और प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या एक साइंड हिस्टोरिकल ट्रीटी उन सदियों तक बहे खून, पागलपन और धोखे के इतिहास को इरेज कर सकती है? और इस धरती से निकले एक बिल्कुल प्राइसलेस पत्थर का आखिर ट्रू ओनर है कौन? ये एक ऐसी डिबेट है जिसका आसान जवाब शायद इतिहास के पास भी नहीं है।